Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पहले कोटेशन को देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे स्पेशल डे को। आज की हमारी कोटेशन है, हमारी सक्सेस का पहला सीक्रेट होता है हमारा खुद के ऊपर विश्वास। वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो खुद के ऊपर बिलीव कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अब देखते हैं आज के स्पेशल डे को, स्पेशल वीक को ही देखते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि आज इस बार क्या किया जाएगा, सितंबर मंथ है जो आज से शुरू हो रहा है, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा पोषण माह के रूप में, पोषण मंथ के रूप में। और उसी को ध्यान में रखते हुए पहले वीक को नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आपको अनहेल्दी फूड से दूर रहना चाहिए, हेल्दी फूड के ऊपर बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी और इसके साथ हमारे मेंटल एबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कल। कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? मोहरीन योगा मैट के बारे में बताना है। ये 100% बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल मैट है जो कि मैंग्रोव स्पीसीज से बना हुआ है। और दूसरी स्टेटमेंट है, इसका नाम दिया गया है डिपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रहने वाले एक पक्षी के नाम पे। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ये मैंग्रोव स्पीसीज से नहीं बल्कि वाटर हाइंचिट से बनी हुई है। और सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 100% बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल योगा मैट है जो कि डेवलप किया गया है वाटर हाइंचिट्स के द्वारा। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर फॉर द टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, जिसे इन शॉर्ट NECTAR बुलाते हैं, और जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसे इन शॉर्ट DST बुलाते हैं। और इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? कामसोराई, जिसे पर्पल मोहरीन भी बुलाया जाता है, जो कि डिपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आसाम के अंदर लोकेटेड है उसके अंदर रहने वाला एक बर्ड है। फिर आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? किसके बारे में कि एम रखा गया है सक्षम बिटिया इनिशिएटिव, जो कि नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। तो हमारे पहला ऑप्शन है, इसका एम रखा गया है गर्ल्स को सोशियो इमोशनल और इथिकल लर्निंग के अंदर लेके आना। या फिर इसका एम रखा गया है गर्ल्स को इनकरेज करना कि वो पार्टिसिपेट करें ओलंपिक्स गेम के अंदर। फिर इसका एम रखा गया है एड्रेस करना जो गर्ल्स हैं ड्रॉप आउट हुई हैं स्कूल से। या फिर इसका एम रखा गया है इम्प्रूव करना एकेडमिक परफॉर्मेंस किसकी? गर्ल चाइल्ड की। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। इसको देखते हैं, इस इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है किसके साथ में मिलकर? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिलकर। इसके अंदर कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं वो वॉलंटियर्स के द्वारा चलाए जाएंगे, जिसका नाम रखा गया है सक्षम बिटिया। इसका एम है गर्ल को सोशियो इमोशनल और इथिकल लर्निंग सिखाई जाए। और भी काफ़ी सारी बेनिफिट्स स्कीम्स हैं गर्ल चाइल्ड के लिए, उन स्कीम्स को देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो आपने सुनी ही होगी। बालिका सारिधी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली स्कीम और कन्या कोष स्कीम। नेशनल स्कीम ऑफ इनिशिएटिव फॉर दी गर्ल ऑफ दिस सेकेंडरी एजुकेशन, लाडली लक्ष्मी योजना, ये मध्य प्रदेश की फेमस योजना है। और कर्नाटका की है वो भाग्यश्री स्कीम है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सुमित अंतिल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए पैरा ओलंपिक्स 2020 के अंदर। ये कौन से गेम के साथ में एसोसिएटेड है? लॉन्ग जंप, जावलिन थ्रो, टेबल टेनिस या फिर शूटिंग? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये जावलिन थ्रो से रिलेटेड है। इनको देख लेते हैं इनके बारे में। इंडिया के सुमित अंतिल है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस जावलिन थ्रो F64 फाइनल के अंदर। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, बिकॉज इन्होंने जो भाला फेंका है वो 68.55 मीटर का तक पहुंचा है। और इनकी एज है वो 23 है। ये सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। और दूसरे नंबर पे कौन आए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं मिचेल बोरेन, इनको सिल्वर मेडल मिला है। इन्होंने भाला फेंका है 66.29 मीटर तक। और तीसरे नंबर पे आए हैं वो दुलान, ये थोड़ा टफ है, कोड़ीथुंकु वाकू, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो क्या आपको ये दूसरा और तीसरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दिया। फर्स्ट है वो अपना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड गोल्ड मेडल है हमारे इंडिया के लिए, जो कि अब टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम्स चल रहे हैं उनके अंदर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जितने मेडल जीते हैं उस हिसाब से उनको एक टैली के अंदर डाला जाता है, पोजीशन दी जाती है। तो उसके अंदर अब हम 7th पोजीशन पे पहुंच गए हैं। इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता था विनोद कुमार ने, जिन्होंने डिस्कस थ्रो खेल कर ये जीता था F56 फाइनल के अंदर, लेकिन उन्हें इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया क्लासिफिकेशन पैनल के द्वारा।
फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में। लाथम स्नाइप के बारे में बताना है। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखकर बड़ा क्यूट लग रहा है। नेचर वाली चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आती हैं। ये बर्ड है, इसको जापानीज स्नाइप भी बुलाया जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है वो गैलीनागो हार्डविकी बुलाया जाता है। ये बर्ड है, ये मेनली कहाँ मिलता है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो उसकी साउंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, उसको थोड़ा झेल लीजिएगा। तो हमारी पहले स्टेटमेंट बता चुकी हूँ मैं। अब हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये इंडिया का है ही नहीं। चलो इसको देख लेते हैं। ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि लाथम स्नाइप एक शोर बर्ड है जो कि नॉन स्टॉप फ्लाई करता है जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। साल में 2 बार उड़ान भरता है ये इतनी दूर तक की। और ये बर्ड है सिर्फ 5 दिन में हज़ारों किलोमीटर की डिस्टेंस है वो ओशियन के ऊपर से ये अपने सर्वाइवल के लिए कंप्लीट कर लेता है। ये माइग्रेटरी शोर बर्ड है जो कि सिमिलर साइज़ का होता है, जो ब्लैक बर्ड होती है उसके साइज़ का है ये कंप्लीट करता है अपनी जो गुरलिंग माइग्रेशन है वार्मर क्लाइम्स के अंदर और प्रिपेयर करता है खुद को अपनी रिटर्न फ्लाइट के लिए और नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन के लिए। ये बर्ड मेनली ब्रीड करता है होक्काइडो नॉर्दर्न जापान के अंदर और स्मॉल प्रोपोर्शन है वो होन्शू ईस्टर्न जो रशिया मेनलैंड के अंदर पड़ता है उसके ऊपर भी जाता है। ये यहाँ पे ब्रीड करता है। फिर हिस्टोरिकली इसको ये ब्रीड करता है कहाँ पे, शाकालिन और कुरली आइसलैंड्स के ऊपर। ब्रीडिंग हैबिटेट है वो इस बर्ड का वो एशिया के अंदर है। कहाँ पे है, एल्पाइन मोरलैंड के अंदर, रफ पोस्चर के अंदर, यंग ट्री प्लांटेशंस के ऊपर, ग्रासलैंड्स में और कल्टिवेटेड एरियाज़ के अंदर ये माइग्रेट करता है और ज़्यादातर टाइम है अपना वो नॉन ब्रीडिंग सीजन के लिए कहाँ पे स्पेंड करता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहाँ पे इसे कॉमन गैलियांगो स्नाइप बुलाया जाता है, जो कि काफ़ी जगह पे पाया जाता है, ताइवान के अंदर, न्यू गिनिया के अंदर और फिलीपींस के अंदर। और इसे रेयर माना गया है न्यूजीलैंड के अंदर। ये बर्ड है लीस्ट कंसर्न स्पीसीज़ के अंदर आता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसे पहले हंट किया जाता था बहुत बुरी तरह, उस वजह से इसे प्रोटेक्टेड किया गया अब, और इस बर्ड को लिस्टेड किया गया है रेयर के रूप में। किसके अंदर, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अंदर 1972 का एक्ट है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्धादेव गुहा, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिले हैं, तो इनके बारे में बताना है। ये सिंगर है, राइटर है, एक्टर है, साइंटिस्ट है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ये राइटर हैं, ये बंगाली राइटर। रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, उस वजह से न्यूज़ में आ गए हैं। तो पर्सनैलिटी न्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक एमिनेंट बंगाली राइटर हैं, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है और ये ऑथर हैं। काफ़ी सारे जो नोटेबल वर्क हैं इनके द्वारा किए गए हैं, जैसे दुकारी का हनी गैदरर। फिर है कोलेर काचे, इसका मतलब क्या होता है, कोयल बर्ड के पास में। फिर है सोबिनोय नेबादोन, इसका मतलब है हम्बल ऑफरिंग। और इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं वो भी जीते हैं, जैसे कि आनंद पुरस्कार है, ये 1976 के अंदर मिला था। फिर शिरोमन पुरस्कार है और शरद पुरस्कार भी मिला है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में। हमें बताना है वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। वेस्ट नाइल वायरस है वो ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से, अफ्रीका से, लेकिन ये अब स्प्रेड हो चुका है यूरोप, एशिया और नॉर्दर्न अमेरिका तक। ये वायरस है मोस्टली ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो बाइट्स की वजह, मच्छर के काट मिलने से, जिसकी वजह से हमारा जो इंसान का जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा डेडली हो जाती है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। इसके बारे में और देख लेते हैं। ये बड़ा खतरनाक मच्छर दिख रहा है, बच के रहने से। रशिया ने, ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि रशिया ने इशू की है वार्निंग की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इसके वेस्ट नाइल वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ने की, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, अब तक 5 जो कंफर्म केसेस हैं वो आ चुके हैं। माइल्ड टेम्परेचर है और हैवी परसेप्शन है, उसकी वजह से फेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं मॉस्किटोज़ की, वो कि वह कैरी करें किसको, वायरस को। 80% से भी ज़्यादा वेस्ट नाइल वायरस के जो फीवर के जो केसेस हैं वो रजिस्टर हुए हैं साउथ वेस्ट रशिया के अंदर। इस वजह से ये सिचुएशन है वो ख़राब होने की कगार पे है। और ये रिपोर्ट है, इसके अंदर बताया गया है कि जो मॉस्किटो बॉर्न वेस्ट नाइल वायरस है वो इंक्रीज़ हो रहा है नॉर्थ डकोटा रीजन के अंदर, जो कि रशिया के अंदर लोकेटेड है। वेस्ट नाइल वायरस के बारे में जान लेते हैं। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, जिसकी वजह से वेस्ट नाइल फीवर हो जाता है। ये वायरस किस फैमिली का है, ये फ्लाविविडा की फैमिली के से रिलेटेड है, जिसके अंदर जीका वायरस, डेंगू वायरस जैसी और साथ ही साथ येलो फीवर वायरस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये वायरस है प्राइमरीली ट्रांसमिट होता था मॉस्किटो से, और इस स्पीसीज से कौन सी से ट्रांसमिट होता था वो है कुलेक्स।
प्राइमली इसके होस्ट होते थे बर्ड्स, लेकिन जेनेटिकली इसके अंदर जो चेंज आए हैं उसके बाद में ये जापानीज़ इंसेफेलाइटिस फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, ये जेनेटिकली ये वायरस है वो किससे रिलेटेड है, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस फैमिली से। और ह्यूमन और हॉर्सेस दोनों के अंदर इसके सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। पहला ह्यूमन डिजीज़ है ये सामने आया था 1937 के अंदर युगांडा के अंदर, जो कि अब मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है जो कि ज़्यादातर पाया जा रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी इसके काफ़ी सारे केसेस पाए गए थे। फिर मेजोरिटी है उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि अगर हम आइडिया लगाएं वो 80% बोल सकते हैं हम कि 10 में से अगर 8 लोगों को ये वायरस होता है तो उनके अंदर सिम्टम ही नहीं दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को ये सिम्टम होते हैं, उनको बुखार होता है और उसके साथ साथ हल्की सिर में दर्द हो गया, बॉडी में पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, रैशेस हो गए, या फिर वॉमिटिंग हो गई, या फिर डायरिया हो गया। ये सिम्टम्स होते हैं इसके। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में जलियांवाला बाग मैसाकर के बारे में बताना है। जलियांवाला बाग से रिलेटेड हमने कल भी क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड है ये। डायरेक्टली जलियांवाला बाग के बारे में पूछा जा सकता है। और इसे किसने फिर से ओपन किया है, रिनोवेट करके, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये देख लेते हैं इसके बारे में। हंटर कमीशन ने उसको सेट किया गया था ताकि एग्जामिन किया जा सके जो इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे गोलीबारी चलाई गई थी मासूम लोगों के ऊपर, उसको चेक करने के लिए इसे बनाया गया था इस कमीशन को। फिर सर जो सुब्रमण्यम अय्यर है उन्होंने रिनाउंस किया था कि वो अपना नाइटहुड का जो खिताब है उसे लौटा देंगे इस इंसिडेंट के बाद में। फिर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बिकॉज यहाँ पे जो सर सुब्रमण्यम अय्यर है वो नहीं, बल्कि कौन आएगा, यहाँ पे आएंगे महात्मा गांधी। क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी पर्सनैलिटीज़ हैं उनका नाम आएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपॉइंट किया था किसको, हंटर कमीशन को। इस गवर्नमेंट ने क्यों बनाया था इसे, ताकि इंक्वायरी की जा सके कि जलियांवाला बाग की शूटिंग्स के अंदर कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है और यहाँ पे क्या हुआ था। इन्होंने, इस कमेटी ने बताया कि कंडेम किया इन्होंने इस इंसिडेंट को, क्योंकि ये गलत हुआ था। इसकी वजह से इन्होंने बताया कि ये सिचुएशन है इसके अंदर उसको जो जनरल डायर है उनकी गलती है। लेकिन फिर भी क्या किया गया, कोई भी सैंक्शन इम्पोज नहीं किए गए पैनल के द्वारा, ना ही कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया जनरल डायर के खिलाफ। बल्कि मैं सीरियसली बताऊं तो इनका जब ये ब्रिटेन वापस गए थे तो फूलों से स्वागत किया गया था इनके, मतलब बहुत ही ज़्यादा चर्चे वर्चे सब कुछ हो रहा था, जो कि हमारे लिए बहुत ही ख़राब है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मासूम लोग हैं वो यहाँ पे मारे गए थे और बेवजह ही मारे गए थे। वो कोई भी कुछ गलत नहीं कर रहे थे, वो बैठकर शांतिपूर्वक धरना कर। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने इस इवेंट के बाद में इसकी कंडेमिनेशन करते हुए ब्रिटिश के द्वारा जो नाइटहुड का और केसरे हिंद का जो मेडल दिया गया था उसको लौटा दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने एज जो कि 18 साल के बाद के बच्चे हैं जो खेलते हैं गेम्स को, उनके लिए 1 आवर है वो फिक्स कर दिया है फ्राइडे को, वीकेंड को और हॉलीडेज़ के टाइम पे, जो कि किसको रोकने के लिए किया जा रहा है, ताकि जो गेम की एडिक्शन होती जा रही है बच्चों के अंदर उस कंसर्न के लिए इसे फिक्स किया गया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि चाइना में हुआ है लेकिन हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख लेते हैं इसके बारे में। चाइनीज़ रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इसको रोक दिया है क्योंकि जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 18 साल की एज फिक्स की है इनके लिए, और 18 साल के ऊपर की जो भी गेम खेलने वाले हैं वो सभी अभी फ्राइडे को, वीकेंड को और हॉलीडे के इन्हीं टाइम के ऊपर सिर्फ 8 से लेकर 9 बजे तक ये दोनों यही टाइम फिक्स किया गया है। इसमें अपने गेम्स वो खेल सकते हैं, उसके अलावा इन्हें अलाउ नहीं किया गया है। और ये पब्लिश किया है ये रूल कहाँ पे, नेशनल प्रेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ हैं उनको भी बार किया गया, उनको भी कहा गया है कि वो गेमिंग सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं करेंगी आउटसाइड सर्विसेज के थ्रू, आउटसाइड जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू, इन आवर्स के अलावा और किसी भी टाइम इनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और इनको क्या कहा गया है कि जो नेम वेरिफिकेशन सिस्टम है वो भी प्लेस करना चाहिए। और ये इसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, जो रियल नेम वेरिफिकेशन सिस्टम है वो लाया जा रहा है पिक्चर में, यही लाने के लिए कहा गया है सरकार के द्वारा कंपनीज़ को, ताकि जो कंट्री के अंदर वीडियो गेम्स मार्केट है वो
ताकि इस हैबिट को कंट्रोल किया जा सके और कंसर्न्स को रोका जा सके। इससे पहले भी चाइना ने जो लेंथ है टाइम की वो फिक्स कर रखी थी माइनर्स के लिए। वो क्या हुआ था, जो ऑनलाइन गेमिंग है वो हॉलीडे के दिन तो 3 घंटे खेल सकते थे, जबकि जो अदर डेज पे होते थे उनके अंदर 1.5 आवर्स खेलने के लिए चांस दिया जाता था, उसके अलावा कोई टाइम नहीं दिया जाता था। नेशनल प्रेस और पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जनहाओ को कहा भी कि इंक्रीज़ किया जा सके फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ इंस्पेक्शंस और ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ के द्वारा, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो टाइम लिमिट फिक्स की गई है उनको और एंटी एडिक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा सके प्रॉपरली। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अच्छा, आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जिनको एक अलग सा गेम आता था वो देखने को मिलता था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग हैं उसके जो लेवल्स थे उनको क्रॉस करते थे और काफ़ी सारे लोग सुसाइड कर लेते थे उस गेम के अंदर, क्योंकि उनको धमकी देखने को मिलती थी कि अगर वो गेम का वो लेवल पार नहीं करेंगे तो उनके माता पिता को मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ करते थे। वो गेम बहुत ही पॉपुलर हुआ था और उसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों की जान भी चली गई थी और उसके बाद में उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। ऐसा गेम आया था हमारी कंट्री के अंदर भी, तो आपको अगर याद है तो उस गेम का नाम बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन के बारे में बताना है, जिसे इन शॉर्ट तापी बुलाते हैं। ये एक नेचुरल गैस की पाइपलाइन है और इसकी एंड लोकेशन है वो फाजिल्का, इंडिया के अंदर लोकेटेड है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। अब इसको देख लेते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे आप तुर्कमेनिस्तान देख सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान को कैस्पियन सी भी टच करता है, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पे और ये गलन की सी गैस फील्ड है। यहाँ से होते हुए अफगानिस्तान से क्रॉस करते हैं और अफगानिस्तान से क्रॉस करके ये पाकिस्तान पहुँचता है और फिर फाइनली इंडिया के अंदर फजिल्का के अंदर इसका एंड हो जाता है इस पाइपलाइन का। ये एक नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, इसको देख लेते हैं आगे। तालिबान के लीडर्स हैं, उन्होंने कहा है कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाने के बाद में इसके ऊपर जो रोक लगाई गई है उससे के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, एड्रेस करेंगे। और इस पाइपलाइन के बारे में देख लेते हैं। ये पाइपलाइन है और ट्रांसपोर्ट करेगी नेचुरल गैस को कहाँ पे? गैलन की सी गैस फील्ड गैस है लेकर तुर्कमेनिस्तान से होकर ये अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से फिर इंडिया के अंदर पहुँच रही है, जैसे कि मैंने मैप में दिखाया था। और इसकी एंड लाइन है वो फजिल्का, इंडिया के अंदर है। फिर अगला क्वेश्चन है, मेरा वतन मेरा चमन। ये एक प्रोग्राम है, रिसेंटली होस्ट किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? हमें ये बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा हेल्ड की गई है, ऑर्गेनाइज की गई है। और ये कौन है, ये मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री के, तो आपको इनका नाम बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उसने ऑर्गेनाइज़ किया है मेरा वतन मेरा चमन। ये एक मुशायरा है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो 75th एनिवर्सरी है उसको ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इस प्रोग्राम के दौरान जो पोइट्स हैं, रेनोन्ड पोइट्स हैं कंट्री के, वो भी आए थे यहाँ पे अपनी पोइट्री और कल्पिट्स हैं उनको सुनाया गया है यहाँ पे। और माइनॉरिटी अफेयर्स है, उनका कहना है कि वो प्लान कर रहे हैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेरा वतन मेरा चमन जो मुशायरा और कवि सम्मेलन है, ये कंट्री के अंदर 2023 तक सभी प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर। उनके अंदर इमर्जिंग पॉइंट्स हैं वो अपनी पैट्रियोटिक मैसेज प्रोवाइड करवाते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे इन शॉर्ट GSITI बुलाते हैं, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे ऑप्शन हैं हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे इन शॉर्ट GSITI बुलाते हैं, ये हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे इन शॉर्ट GSI बुलाते हैं, उसका ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग विंग है। ये किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। रिसेंटली इसने लॉन्च किया है 24/7 जो वेबसाइट है, जो कि हर टाइम अवेलेबल रहेगी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए कोर्सेज़ के अंदर, जो कि अर्थ साइंसेज से बिलोंग करते हैं, अर्थ साइंसेज से रिलेटेड है अपने स्टेक होल्डर्स को। और इसके अंदर जो जियोलॉजिकल सर्वे है ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करवाता है इंडक्शन लेवल की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ताकि नए इंक्यूबेंट्स, नए जो पदाधिकारी हैं उनको इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। और ये इंस्टीट्यूट है वो 1976 के अंदर बनाया गया था। इसके जो 45 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और इसने अपने आपको एक्सपेंड किया है 9 ट्रेनिंग साइट्स के अंदर। तो वो देखते हैं कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। हैदराबाद, नागपुर, लखनऊ, कोलकाता, शिलोंग, रायपुर, चित्रदुर्गा कर्नाटका के अंदर और कुजू झारखंड के अंदर।
वैसे तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखिएगा कि हैदराबाद के अंदर इसका मेन बेस है या हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है, ये किसके लिए लॉन्च की गई है? प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, न्यूली मैरिड कपल के लिए, या फिर जो चिल्ड्रन से वीकर सेक्शन के उनके लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो फॉर ऑडियो सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।